अस्सलाम वालेकुम ते की हाल चाल है फिर सारे दा ठीक हो ना रज बाजी हो ना खुश हो ना नवा चैनल सब्सक्राइब कर तो नहीं कर दे पे की गल कोई वैर पा लिया अपने भरा दे नाल वैर ना पाया करो प्यार कर दे रहा करो। स्टार्ट कर दे एक दिन नवी एपिसोड अपन बिना किसी देर तो अबरीश शेराम खान के कमरे से निकलती अबीर की तरफ बढ़ी जो सामने बेंच पर बैठी अपने गुलाबी आंखें बार बार अपनी चादर से रगड़ रही थी। अबे शेराम ठीक हो चुका है। अब क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो। अबरिश इसके पास बेंच पर बैठते नरमी से बोली। कभी देखा नहीं लाला को ऐसे ना इन्हें ऐसे देख सकती हूँ। अबीर अपनी चादर से अपने आर्ट्स बार बार रगड़ते इन्हें दहकता अनार बना चुकी थी। अबरिश ने बखौर इसके चेहरे को देखा। वो यहाँ की औरतों की तरह दिखती नहीं। रंग रूप नक्श खालिस पठानी थे मगर इसके नकोश में अजीब सी कशिश थी जो यहाँ की औरतों में नहीं मिलती थी। वो यहाँ की होकर भी नहीं लगती थी। सरहंगेज नकोश थे इसके। एक बार इसके चेहरे पर नजर डालकर हटाना मुश्किल हो जाता था। अभी भी सुनहरी रंगत धमक रही थी जिस पर दहकते आर्ज और हिजल ग्रे आंखों का गुलाबीपन मजीद सरहंगेज लग रहा था। अबीर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। तुम असफन को माफ नहीं करोगी। अब्रिश की बात पर अबीर ने अपनी भीगी गुलाबी तहरीर ज़दा आंखें इस पर गाड़ी। वो इससे असफन यार खान के मुतालिक ऐसी कोई बात करेगी इसे अंदाजा ना आता। पता नहीं भाभी। अबीर ने अपने लब्बों की कपकपाहट पर काबू पाते अपनी सुर्ख होती नाक अपनी चादर से फिर से रगड़ी थी। असफन यार खान डॉक्टर माहम के साथ बर्दाश्त नहीं हुआ था। तुम्हें पता होना चाहिए अबीर तुम क्या चाहती हो। अगर तुम इसे माफ करने को तैयार नहीं हो तो ऐसे क्यों तड़प रही हो इसके लिए। तुम्हारे ये आंसू सिर्फ शेराम के लिए तो नहीं तुम असफन के जख्मों पर भी तड़प रही हो। ऐसी बात नहीं है मुझे इसके जख्म क्यों तकलीफ देने लगे। इसने मेरे लाला के लिए गोली खाई ये बात मुझे इसका एहसान मंद कर रही है बस। मुझे इसका एहसान मंद कर रही है बस। अबीर ने अब्रिश की बात पर अपनी भीगी आवाज पर काबू पाते मजबूत लहजे में कहते जैसे अब्रिश से ज्यादा खुद को बावड़ करवाया था। शायद मुझे गलतफहमी हुई है। मुझे लगा तुम्हारे दिल में आज भी असफंदियार खान है मगर मैं गलत थी। अगर तुम्हारे दिल में असफंदियार खान होता तो यकीनन तुम इसे यूं डॉक्टर माहम के करीब बर्दाश्त ना करती। अब्रिश की बात पर अबीर के दांतों का दबाव इसके निचले लब पर भरा था। इतनी बेरहमी पर खून की बूंद सी आन ठहरी थी। लगता है डॉक्टर माहम को नीली आंखों वाला खान पसंद आ गया है। अब्रिश ने लब हिलाए कहा तो अबीर के अंदर शोले से दहके थे। इसकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे अच्छा था वो चुप ही रहती। तुम्हें पता है अबीर अमेरिका में बाज गोरियों को मशरकी मर्द बहुत पसंद होते हैं। वो पाकिस्तानी एशियन मुसलमान मर्दों को पसंद करती है। मुझे पहले समझ नहीं आती थी ऐसा क्यों है मगर अब समझ आया। अबरीश की बात पर अबीर की आंखों में तहरीर मजीद भरा था। अबीर के उलझन बड़ी निगाहों से देखने पर अबरीश मदम सा हंस पड़ी थी। आई थिंक बाज एशियन मर्द की पर्सनैलिटी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। वो फिजिकल भी होना चाहती हैं और मुसलमान मर्द सिर्फ फिजिकल पर अक्तफा नहीं करता शायद इसलिए। अब्रिश की बात पर अबीर की रंगत सुर्ख हुई थी। वो क्या कहना चाहते थे वो समझ गई थी। वो पता नहीं जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी वो नहीं जानती थी मगर असमत भी अमेरिका में रहता था। इसके भी तो किसी गोरी के साथ ही तल्लुकात थे। असमत यार खान हर लिहाज से परफेक्ट मर्द था। अबीर को जैसे अपनी सांसें घुटती महसूस हुई थी। अबीर ने अपनी चादर जरा सा सरकाते अपने गर्दन एक हाथ से रब की थी। इसे वाकई में जैसे सांस नहीं आ रहा था। क्या सच में असमत के किसी गोरी के साथ जिस्मानी तल्लुकात थे। अमरीश की बातों से अंदाजा हो रहा था वो यहाँ वहां ये सब कुछ आम बात थी। वाकई सही बात है बाहर के मुल्कों में तो ये बहुत आम सी बात है। उन्हें कौन सा ये गुनाह या अच्छे बुरे से गर्ज होता है। उन्होंने तो बस अहम अहम तो गर्ज होता है। और वो भी तो जानती थी सब कुछ पता था इसे वहां क्या क्या नहीं होता। वो बामुश्किल गहरे सांस भरती अपनी सांसों को बहाल कर रही थी। अब्रिश की बातों से इसे अपना सर भी अब जलता हुआ महसूस हो रहा था। अगर जरान ऐसे किसी डॉक्टर से बैंडेज करवाता तो मैं तो इसका जख्मी सीना मजीद नोच डालती। अगर वो किसी फीमेल डॉक्टर को खुद के करीब भी आने देता। ये ना मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जान के ना इसको तपा रही है ताकि ये उसके पास जाए और उसको मनाए। मैं इसके करीब किसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती चाहे वो एक डॉक्टर ही क्यों ना हो। और ये असफंद यार खान डॉक्टर माहम की हर बात सुन रहा है। देखा जरान की बात पड़ी इसने पिस्टल पीछे नहीं की थी मगर डॉक्टर माहम के कहने पर वो पीछे हट गया था और अभी भी डॉक्टर माहम के साथ खामोशी से चल पड़ा। अब्रिश के तज्जिए अबीर ने बमुश्किल ही अपने अंदर उठते भांबड़ों पर काबू पा रही थी। जरान जो शेराम के कमरे से निकलकर बाहर आया था
अपनी बीवी की फजूल सी पेशन गोइयों पर इस सुनते अपनी कनपट्टी मसलते बमुश्किल ही खुद पर काबू पाया। अबीर की हालत भी वो देख चुका था। वो बेंच पर बैठे अपना सर दोनों हाथों में गिराए हुए थे और बदन हल्का हल्का लर्ज रहा था। जरान को अपनी तरफ आते देखकर अब्रिश बेंच से उठी थी और अबीर जरान के कदमों की आहट सुनते बेंच से एक झटके से उठी थी। जरान इसकी तरफ बढ़ा ही था कि वो अपनी चादर सर पर जमाती वहां से तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। जरान ने अबीर की पुश्त को बेबसी से देखते सर्द सांस खींची थी। शराम की नाराजगी दूर हुई थी, अब वो नाराज हो गई थी। अपनी घनी बेहद उंगलियों से मसलते वो बुरी तरह झंझला कर रह गया था। जरान ने पूरी तवज्जो अब्रिश की तरफ मबधूल की, जिसकी पेशन गोइयां पर इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। अबीर की हालत देखते हुए इसका अब्रिश पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। क्या कह रही थी तुम अबीर से? असफंद और इसके बीच आगे कुछ ठीक नहीं। तुम ये बातें करके मजीद इसे खुद से दूर कर रही हो। जरान ने इसे शर्रबार निगाहों से घूरते पास प्रस की। जरान में इसका भला कर रही थी। अगर इसके दिल में असफंद के लिए जरा सी मोहब्बत हुई तो वो तरफ उठेगी। औरत अपने शौहर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो उसकी तरफ जरूर पलटेगी। सारा मसला ही दूसरी औरत का है। वो इसी वजह से तो इसे माफ नहीं कर रही जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं। और तुमने हकीकत में औरत ला खड़ी कर दी इसके सामने। जरान गुस्से से लफ्ज चबाते बोला था। अब्रिश की बातों पर इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। अब्रिश से इस बचपने की उम्मीद ना थी। इसे अबीर की इसे बहुत फिक्र हो रही थी। जरान, मैंने जो महसूस किया कह दिया। मेरी इग्निशन गलत नहीं थी, मतलब की इमेजिनेशन गलत नहीं थी। डॉक्टर अम्मा हम असवन से फ्री हो रही हैं। अब्रिश की बात पर जरान का गुस्सा अरूज पर पहुंचा था। एक फीमेल डॉक्टर से ड्रेसिंग करवाने में क्या हर्ज है? इसमें कहां से तुम औरतों की इनसिक्योरिटी आ गई? जरान ने लफ्ज चबाते अपनी नाजुक सी खूबसूरत बीवी को खुशमगी निगाहों से घूरा, जो स्याह चादर में लिपटे इस वक्त ना चाहते हुए भी इसके दिल में उतर रही थी। मगर इसकी फजूल बातों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मिस्टर खानजादा, क्या तुम मुझे किसी मेल डॉक्टर से कभी किसी सिचुएशन में ड्रेसिंग करवाने दोगे? ड्रेसिंग को छोड़ो, इसे मेरा टेम्परेचर भी चेक करवाने दोगे? अमरीश के सवाल पर इसे कमर से थामे अपने करीब कर गया था। इसे वो, तुम्हारा टेम्परेचर माइनस पर कैसे लाना है मुझे पता है। तुम्हें बगैर चेकअप के भी कॉल कर सकता हूँ। पहले तो मेरा चेकअप कर लो, मैनू की होया। तुम्हें तो बगैर चेकअप के भी मैं कॉल कर सकता हूँ। मिस अमेरिका, ये तो तय है, तुम्हें मेरे अलावा कभी कोई टच नहीं कर सकता, ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम आखिरी सांस भी गन रही हो। तुम आखिरी सांसें भी गिन रही होगी तो मैं फीमेल डॉक्टर तलाश कर रहा होगा। जरा ने इस पर अपनी सिलकती सांसें छोड़ी। अपनी नाजुक बीवी की बात पर गुस्सा मजीद बढ़ा था। इतने बेरहम हो मेरे हक में? अम्बरीश ने जरान की ब्राउन आंखों में झांकते इस्तफार किया। तुम कभी तो बेरहम हो। तुम भी तो बेरहम हो। मेरे जख्मी सीने को नोचने का इरादा रखती हो, मगर कोई औरत मुझे छुए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरान ने नरमी से इसकी कनपट्टी पर अपने लब रखते अपने गुस्से पर काबू पाया था। ऐसे ही वो खुद के गुस्से पर काबू पा सकता था। इसका लमस इसके लिए सुकून था। दूसरी औरत के लिए मैं तुम्हारे लिए इतनी बेरहम हूँ, तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हारा जख्मी सीना ना सिर्फ नोच सकती हूँ बल्कि इस पर गोलियां भी चला सकती हूँ। अब्रिश ने इसकी आंखों में देखते इसके सीने पर उंगली रखते बजाई थी। जरान इसकी अदा पर कैकफा लगाकर हंस पड़ा था। वो दूसरी औरत की बात पर ही हमेशा बेहद संजीदा हो जाती थी। इसे दफातन फोकन धमाकना भी अपना फर्ज समझती थी। अपनी बीवी की पोजेसिव नेचर इसे भागने लगती थी, मतलब कि अच्छी लगने लगती थी। इसकी पनाहों में कैद इसे लुत्फ देने लगी थी। यानी बेवफा होना कबूल है मगर सोतन कबूल नहीं। जरा ने इसकी शोला उगलती आंखों को देखते बमुश्किल ही अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वैसे कितने मजे की बात की ना, कहते उसने कहा ना मैं तुम्हारे सीने पे गोलियां चला दूंगी, तो आगे से कहता आहो सोतन बन जाइए, मर जानी है। लेकिन सोतन बनना ना पसंद करी, बेवा होना पसंद करी। वो तो सोतन लफ्ज पर ही बेहद सीरियस हो गई थी। बेवा तो शायद इसने सुना ही नहीं था, या फिर सच में वो इसे लेकर इतनी पोजेसिव थी कि इसे वो वाकई में बेवफा होना कबूल था। मगर बेवा होना, यार क्या बेवफा बेवफा। एक तो मेरे नाल बेवफाइयां बहुत होंदियां ने, इस करके मेरे मुंह ते बेवफाई चलिया। बेवा बेवा ओके। बेवा होना कबूल था मगर कोई दूसरी औरत नहीं। तुम कभी सोच कर देख लो मिस्टर जरान, सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। एक तो गला इतना ज्यादा खराब है और ऊपर से ना पढ़ा भी नहीं सही से जा रहा, यकीन करें। ये तो आपको तो खांसी की आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं वो कट कर देता हूँ, लेकिन गला इतना ज्यादा खराब है, ज्यादा बोला नहीं जाता। अब ने शोला बल लहजे में कहते इसे फिर से धमकाया था।
जरान का एक फल लगाते इसे अपने मजीद करीब करते अपने सीने में भेज गया था। बहुत बेवकूफ हो तुम अपनी अहमियत मेरी जिंदगी में कभी समझ ही नहीं सके। जरान इसके बालों पर अपने लब रखते मदम सरगोशी कर गया। तुमने कभी बताई ही नहीं मेरी अहमियत। अब्रिश ने इसकी शर्ट जगड़ते इसकी आंखों में देखते शिकवा किया। उफ, ये शिकवा किनार निगाहें। कभी बहन ऐसे देखती है, कभी बीवी देखती है, कभी भाई, कभी मोड़े। ये बंदा आखिर जाए तो कहाँ जाए। ਹੁਣ बंदा जावे ते आखिर किथे जावे। जरान ने कहते सर्द सांस खींची थी। ये बंदा सिर्फ अपनी बीवी को देखे अब्रिशी से देखते एक अदा से मुस्कुराई थी। देखूंगा बहुत अच्छी तरह से हर गहराई से बीवी। गहराइयों पर मेरी नजर वैसे ही बहुत गहरी है। ताक ताक के निशाना लगाता हूँ। हाँ, छोटे होंदे बेंटे खेड़दा रहा ना तू कंचे। इतनी रोमांटिक और बेशर्म बीवी मिली है मुझे जिसकी इतनी बेशर्म बीवी हो। इसे तो बेशर्मी की आखिरी हद क्रॉस कर लेनी चाहिए। और वो भी अब मैं क्रॉस कर दूंगा। जरान ने शरारती लहजे में कहती से बेपाकी से आंख मारी। जरान की सौ मायनी बातों पर अब्रिश की रंगत सुर्ख कंदहाड़ी हुई थी। जब जब वो इसे बेशर्म कहते इसे जो मायनी नजरों से देखता तो वो ऐसे ही सुर्ख होती थी। फार्म हाउस में गुजरी वो रात और अपनी बेबाकी याद आ जाती थी। जरान के सामने नजरें उठाना महाल हो जाता था। वो इस वक्त भी गुलाब की तरह सुर्ख पड़ते जरान की आंखों में वो मुश्किल देख रही थी। लेकिन तब तो इसने ड्रिंक किया हुआ था ना। अब क्यों शर्मा रही है। ड्रिंक में तो बंदे को होश नहीं होती, जो मर्जी करे। जरान इसे महफूज निगाहों से देखता इसकी आंखों में देख रहा था। इसकी मासूम अदाएं से इसके लिए और पागल कर रही थी। वो इसकी ये बात भी दिल पर ले गई थी कि इसे बेशर्म बीवियां पसंद है। वो शर्माते हुए भी नजरें झुकाती नहीं थी। वो सच में इसे लेकर बहुत पजेसिव थी। जरा ने नरमी से इसकी लड़ती पलकों पर अपने लब रखे थे। अपनी खूबसूरत बीवी पर तरस आ गया था जिसके लिए इसकी आंखों में देखना मुश्किल होता जा रहा था। यह इसकी लड़ती पलकों की झालर से बखूबी आया था। लाला, फरिश्ते की ठंडी आवाज पर जरान ने जल्दी से अब्रिश को अपने हसार से आजाद किया। वो जोरदार कतार रोते हुए इसे देख रही थी। जरान जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। लाला, शेराम लाला को क्या हुआ है, वो ठीक है ना। रोते हुए जरान के सीने पर सर रख गई थी। जरान इसकी बात पर तरफ उठा था। फरिश्ते, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जरा ने फरिश्ते के सर पर हाथ रखते बेहद नरमी से कहा। लाला, खबरों में देखा था मैंने लाला को। कोई कैसे मेरे इतने अच्छे लाला को गोलियां मार सकता है जिन्होंने इतना बड़ा अस्पताल यहाँ के लोगों के लिए बनाया। श्रीराम लाला का कैसे कोई दुश्मन हो सकता है। इतने अच्छे इंसान का भी दुश्मन होता है लाला। जरान इसकी मासूमियत से कही हुई बातों पर मुस्कुरा गया था। दुश्मन तो हर जगह होते हैं फरिश्ते। आप मेरे भी दुश्मन इतने बड़े को भी फिरते जिन्हें रिपोर्टा मारते। और अच्छे इंसान के तो ज्यादा दुश्मन होते हैं। मतलब मैं अच्छा इंसान हूँ ओ। मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा। मगर अब वो बिल्कुल ठीक है, जरान ने नरमी से कहा। तो फरिश्ते ने जरान के सीने से सर उठाकर जरान को थोड़ा सा खफत से देखा था। पहली बार इसके सीने पर ऐसे सर रखा था। वरना वो अरहम के अलावा किसी के करीब नहीं गई थी। मगर आज शेराम की वजह से वो जैसे खुद पर इख्तियार खो बैठी थी। तुम सिर्फ लाला की बहन नहीं मेरी भी हो, अबीर जैसी हो। जरान ने फरिश्ते की आंखों में खफत देखते इसके सर पर हाथ रखते इसकी खफत दूर की। फरिश्ते अपने आंसू साफ करते फिर से रो दी थी। तुम यहाँ कैसे आई हो। जरान ने पास खड़ी ओजिला को घूरते हुए फरिश्ते को देखा। जरान के घूरने पर ओजिला जज्बर हुई थी, मतलब कि थोड़ा डर गई थी। इसे समझ नहीं आती थी सारे खानजादा ऐसे ही घूरते क्यों थे। अरहाम भी ऐसे ही घूरता था, फरिश्ते का खान भी ऐसे ही गाड़ी में घूरता रहा था। अब यहाँ जरान घूर रहा था। लल्ला, मैं टैक्सी से आई हूँ। फरिश्ते ने हिचकाते हुए झूठ बोला। फरिश्ते, लाला ने मना किया था, तुम किसी सूरत अकेले बाहर नहीं निकलोगे। तुम इतनी रात को इस ओजिला के साथ अकेले निकल आई। मुझे फोन करती, मैं लेने आ जाता। जरान ने फिर से ओजिला को घूरा था। ओ बेचारे ने अभी कुड़ियां पाई यार। ओजिला गुस्से से अपनी निगाहें फेर गई थी। वो इन तमाम खानजादों से ज्यादा गुस्से की तेज थी। इसका बस नहीं चलता था इन खानजादों की अक्ल ठिकाने लगा दे। इसके पास जुबान ही काफी थी इस सब की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। किसी पिस्टल और सुरख आंखों की जरूरत ही न थी। लाला, आप में से किसी का फोन नहीं मिल रहा था। लाला और असमन लाला को भी गोली लगी है क्या। फरिश्ते ने भीगे लहजे में अरहाम और असमन के मुतालिक सवाल किया। सब ठीक है फरिश्ते, लाला हवेली निकल गए हैं। मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ फोन पर इनसे। तुम शेराम से मिल लो, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। तुम यहाँ से अकेली अब किसी सूरत नहीं जाओगी। सरान ने सर्द लहजे में तंबिया करते अब्रिश को देखा। अब्रिश, फरिश्ते को शेराम से मिलवाने के लिए लेकर जाओ। मैं बाहर से मिलकर आता हूँ। इसे और बेहराम को किसी चीज की जरूरत ना हो।
सरान के हुक्मिया लहजे पर अब्रिश ने इस बात में सर हिलाया था। सरान ओजिला को घूरते वहां से चिल्लाई। फिर ओजिला नु जाते जाते कूड़ी पा गया। जरान के घूरने पर ओजिला ने बमुश्किल ही खुद पर काबू पाया था। भाभी बेहराम ठीक है ना? मुझे पता चला है शराम लल्ला के साथ बेहराम और बहाड़े भी थे। फरिश्ते ने अब्रिश के मुकाबले आते इस्तफार किया। बेहराम और बहाड़े बिल्कुल ठीक हैं। शराम से मिलने के बाद बेहराम को खुद देख लेना। अब्रिश ने फरिश्ते को मुस्कुराती निगाहों से देखते कहा। फरिश्ते, ये तुम्हारा लाला सबसे ज्यादा खतरनाक है। कैसे मुझे अपना सुर्ख आंखों से घूर रहा था। गाड़ी में तुम्हारा खान घूर रहा था और यहाँ ये घूर रहा था। ओजिला ने जरान की पुश्त को घूरते कहा। खान? अब्रिश ने ओजिला की बात पर फरिश्ते को उलझन भरी निगाह से देखा। कुछ नहीं भाभी, इसकी आदत है ऐसे फजूल बोलने की। आप मुझे श्रीराम लल्ला के पास ले चले। जब तक इनको देखूंगी नहीं मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। फरिश्ते ने गलोगेर लहजे में कहा। तो अब्रिश इसे लिए श्रीराम के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अबीर एक झटके से हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुई थी। असफंदियार खान बेड पर बैठे डॉक्टर माहम से अपने बाजू की ड्रेसिंग करवा रहा था। इसने टी शर्ट अब नहीं उतारी थी। आस्तीन को फोल्ड किए वो ड्रेसिंग करवा रहा था। असफंद और डॉक्टर माहम से देखते चूके थे। असफंद और डॉक्टर माहम इस जंगली बिल्ली को देख के चूके थे। डॉक्टर माहम अबीर को एक नजर देखते अपना काम करने लगी थी। असफंद भी डॉक्टर माहम की तरफ मतवज्जा हो गया था। अबीर लब कुचलते वहां पर खड़ी थी। असफंद यार खान ने दोबारा एक नजर भी इस पर डाली नहीं थी। वो दोनों इसे ऐसे इग्नोर किए हुए थे जैसे वो वहां पर है ही नहीं। अबीर असफंद को शबनमी आंखों से देखते दीवार के साथ टेक लगा गई थी। वो सच में किसी के साथ बर्दाश्त नहीं था। मिस्टर असफंद, आई होप अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। खुदकुशी के बहुत से तरीके हैं। अगली बार पहाड़ से छलांग लगा लीजिएगा। मगर आई थिंक जख्मों के साथ खेलना कोई बहादुरी नहीं। ना ये खानजादों को सूट करता है। डॉक्टर माहम असमन के बाजू पर लगी बैंडेज के सिरे को खींचती काटते हुए बोली थी, कैंची से काटते हुए बोली थी। आप ठीक कह रही हैं। अब ये बात मुझे समझ आ चुकी है। जख्मों को खरीदने से सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलता। बात तो सही की है कि जख्मों को जितना खुरदोगे मतलब कि छीलोगे उतना दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। असमन तलखी से बोलता आंखें मूंद चुका था। इनडायरेक्टली यह बीट कोई बातें सुना रहा है। आप रेस्ट करें मिस्टर असमन, आपको जरूरत है। आपको बुखार भी काफी तेज है। मैं नर्स के हाथ मेडिसिन भिजवाती हूँ, वो जरूर ले लीजिएगा। मगर इससे पहले कुछ खा लीजिएगा। डॉक्टर माहम प्रोफेशनली अंदाज में बोलते वहां से चली गई थी। अबीर की तरफ डॉक्टर माहम ने एक बार भी नहीं देखा था। अबीर दीवार से टेक लगाए असमन को देख रही थी, जो अब अपनी खून आलूद शर्ट उतारने की कोशिश कर रहा था मगर बाजू में दर्द की वजह से खिंचाव पड़ते वो कराते हुए आंखें मीच गया। अबीर आहिस्तगी से इसकी तरफ बढ़ते इसके पास बेड पर बैठी थी। इसके इतने करीब आने पर मुकाबिल के वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी। अबीर ने असफंदियार खान के चेहरे के जख्मों का बखौर देखते इसकी शर्ट को जगड़ते इसके पेट से ऊपर की। अपना ये तरस और हमदर्दी अपने पास रखो। मैं अभी इतना कमजोर नहीं पड़ा कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े। हाय, जब फिर लड़के अपनी अना में आते हैं फिर ऐसे ही होता है। असफर यार खान आंखें खोलते इसके हाथ जकड़ गया था। वो एक झटके से इसके सीने से आन टकराई थी। मेरे सहारे की जरूरत नहीं, मगर आपको डॉक्टर माहम के सहारे मगर आपको डॉक्टर माहम के सहारे की जरूरत पड़ सकती है और मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती कि आप मेरे होते किसी गैर औरत की मदद लें। अबीर इसके एक हाथ झटकते इसकी शर्ट इसके गले से निकालते इसके एक आस्तीन से भी निकाल गई थी। असफर ने जख्मी बाजू वाले हाथ बाजू से अपनी शर्ट निकालते जमीन पर पटकी। बगैर शर्ट लैस था। इसके सिक्स पैक्स नुमाया थे। सीने पर इसके दिए हुए जख्म पर बैंडेज भी हुई थी। यही बात अबीर को तकलीफ दे गई थी। कभी न इस जख्म पर मरहम रखने का दावा किया था, मगर अब किसी दूसरी औरत से वो इसके दिए हुए जख्म पर मरहम रख चुका था। ये गैरत, ये जलन वो बीवियां दिखाती हैं जिन्हें अपने शोहर की परवाह होती है, जिनके दिल में अपने शोहर के लिए मौजूद इश्क खत्म नहीं होता। जब मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो फिर जल क्यों रही हो? मैं जिस भी डॉक्टर से मरहम पट्टी करवाऊं। असफन यार खान इसकी हिजल ग्रे आंखों में देखते भड़कते हुए बोला। वो तो बेहद जल रही थी। इसकी गुलाबी आंखों से बखूबी आया था। वो तो अंगीठी में जलते कोयलों से भी ज्यादा दहक रही थी। जल नहीं रही, सिर्फ गैरत दिखा रही हो, जिस तरह आपने दिखाई अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपकी तरह चीख चलाकर पिस्टल नहीं तान सकती ना। अबीर ने सर्द स्पॉट लहजे में बोलते अपनी हिजल ग्रे आंखें स्पन के सीने पर गाड़ी, जहां वो मरहम पट्टी करवा चुका था।
ये बात इसे सच में जला रही थी। मैं सिर्फ गैर नहीं दिखा रहा था, जल भी रहा था और अभी भी जल रहा हूँ। मेरे दिल में जलते भाप पर शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। जब जब तुम्हें इसके करीब खड़ा सोचता हूँ, आग दहकती है मेरे अंदर। अगर गैरत दिखाता तो मिसेस असफंद यार खान अभी तक तुम्हें मारकर तुम्हारे कितने पर मिसेस असफंद यार खान की मलकियत भी लिखवा चुका होता। असफंद बीर को बालों से जकड़ते अपने करीब करते इसकी हिजल करे आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ गया था। नहीं बर्दाश्त थी अपनी स्पार्क पठानी पर किसी गैर की नजर। बहुत जलता था वो इसके शोला बार रूप से जब जब कोई गैर मर्द इसे देखता था। आज जिस तरह इसके सामने खड़ी थी, दराम खान की नजरें याद करते वो आतिशगैर बरूद की तरह फट रहा था। जैसे जाऊं यहाँ से, मेरे सामने मत आना वरना पता नहीं मैं क्या कर डालूंगा। इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। असमान यार खान इसके बालों को छोड़ते बेड से उठते अपनी बटनों वाली शर्ट बेड से उठाए पहनते इसके बटन बंद करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। ऐसे ही मैं भी महसूस करती हूँ असमत यार खान, जब जब आपको इस लड़की के साथ सोई हो जिसकी तस्वीर आपने बहुत फख्र से भेजी थी। अबीर की बात पड़ी इसके दरवाजे की तरफ बढ़ते भारी कदम रुके थे। असमत यार खान ने अपने जबड़े भेजते अपने हल्की घनी बियर्ड मुश्तिल होते सलाई थी। पता नहीं क्या सोचकर इसने वो तस्वीरें वाली चीप हरकत की थी जो इसकी जिंदगी का नाइटमेयर बन चुकी थी। मुझे पता भी नहीं था बुराक इधर अस्पताल में एडमिट है। बेहराम को देखने के बाद चिल्ड्रन वार्ड से गुजर रही थी कि बुराक की आवाज सुनाई दी। मैं बेइख्तियार होते इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसकी याददाश्त 2 साल पीछे चली गई है। वो हिचकियों से रोते हुए टूटे लफ्जों से बता रही थी। असमत बिना रुक पलटे अपनी मुठिया बेचे सुन रहा था। जब इसकी मोड़े जिंदा थी वो इस परेड में चला गया है। वो मुझे देखकर चीख रहा था, पैनिक हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दराम अब मेरी कलाई। वो बोलते बोलते हिचकी लेते रुक गए थे। मुकाबिल कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। इसे पता चलता कि दराम ने इसकी कलाई पकड़ी। वो मुझे इस वजह से इसके कमरे से बाहर आना पड़ा। दराम मुझे इसकी कंडीशन के बारे में बता रहा था। मुझे बुराक से दूर रहने को कह रहा था क्योंकि बुराक को अपने दिमाग पर जोर देने से इसके दिमाग की वेन फट सकती है। इसलिए दराम ने बुराक की खाला से शादी कर ली है जो बुराक की मम्मा की तरह दिखती है। बुराक इसे ही अब अपनी माँ समझता है। मैं आज बुराक को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। सिर्फ यही बात हुई रही थी हमारे दरमियान। दराम खान ने कभी मेरे लिए किसी पसंदगी का इजहार नहीं किया। आज भी वो नफरत का इजहार कर रहा था। मुझे सिर्फ बुराक से दूर रहने के लिए कह रहा था। आप पता नहीं क्या समझे। अभी रसबन की पुश्त को शबनबी आंखों से देखते कांचदार लहजे में बोलते इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। अपने किरदार पर इसे जरा सी दरार कबूल ना थी। दराम खान ने जब तक इजहार नहीं किया था इसे खुद पर गुरूर था, मगर इसके इजहार के बाद इसे खुद पर गुरूर खत्म हो चुका था। किसी गैर मर्द का इजहार मोहब्बत खुद की जात पर गुरूर मिट्टी में मिला चुका था। वो अनजाने तौर पर किसी गैर मर्द की मोहब्बत बन गई जो इसकी जात को गवारा ना थी। वो अपनी ये गलती एडमिट कर चुकी थी। असफर ने पलटते हुए इसे देखा जो झूठ बोलकर अपने किरदार की सफाई दे रही थी। वो किसी की आंखों में उतरी हो और वो इसका चेहरा ना पहचान सके। दराम खान की आंखों में अपनी सफाक पठानी की परछाई वो देख चुका था। इसलिए कहते होते हैं कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितना दर्द ये लम्हा होता है ना कि एक इंसान को पहले से सच का पता और वो इंसान के सामने ही झूठ बोलते जाओ तो क्या उसका बर्दाश्त का लेवल होगा। यही बात तो इसके वजूद में शोले देकर आ रही थी। वो किसी की आंखों में परछाई बनकर भी उतरे कहाँ गवारा था। अब तो सारी उम्र इस दिल ने दहकता था। वो किसी और के दिल में भी रहती है। अब सीने में दरकता लोथरा कहाँ चैन पा सकता था। असफन अरकान कुछ पल इसे देखता रहा। वो रोते हुए इसे देख रही थी। नाजुक बदन हिचकोलों की जद में था। असफन के भारी कदम इसकी तरफ बढ़े थे। वो पीछे को कदम बढ़ाते दीवार के साथ जा लगी थी। असफन यार खान इसके गिर्द अपने दोनों हाथ में सोर करते अपनी स्पार्क पठानी को मैसूर कर गया था। दोनों एक दूसरे को शबनबी आंखों से देख रहे थे। इसलिए अमेरिका से भागता हुआ आया था कि मेरी स्पार्क पठानी पर कभी ऐसा वक्त ना आए वो इस तरह खड़े होकर अपने किरदार की सफाई दे। आज मुझे दे रही हो, कल तुम्हें हवेली के हर फर्द को देनी पड़ती। अभी हसबन की बात पर इसकी आंखों की शबनम गिरती आर्ज पर बही थी। जख्मी निगाहों की हिद्दत बढ़ते गुलाबीपन में तब्दील हुई थी। औरत का किरदार बहुत नाजुक होता है। मेरी तस्वीरें किसी गैर औरत के साथ देखकर भी किसी ने मुझसे सवालो जवाब नहीं किया। मेरी हर गलती गुनाह माफ हो सकता है, मगर तुम्हारा एक 7 साल बच्चे के लिए आंसू बहाना भी कोई माफ ना करता। नहीं बर्दाश्त कर सकता था तुम्हारा नाम भी कोई किसी के साथ जोड़े। तुम इसे मेरी गैरत समझ सकती हो, मगर ये मेरा इश्क है कि तुम्हारा नाम किसी गैर के साथ किसी के लबों से नहीं सुन सकता, चाहे मेरी मोड़े ही क्यों ना हो।
वो बहुत नरमी से बोलते, इसके रेशमी सुर्ख गालों पर मौजूद आंसू नरमी से अंगूठों के पोड़ों से साफ कर गया। पता है मोड़े ने पहले अल्फाज क्या बोले मुझसे? असमन ने इसकी आंखों में आंखें गाड़े सवाल किया। क्या? अभी ने हिचकी लेते इस्तफार किया था, तुम्हारी खूबसूरत बीवी को एक 7 साल बच्चे से इश्क हो गया है, जिसका बाप जरान का दोस्त है। वो ये भी कह सकती थी कि तुम्हें एक 7 साल बच्चे से इश्क हुआ है, मगर इन्होंने बुराक के साथ धराम का नाम भी लिया। मानता हूँ मोड़े कड़वी हैं, इनकी आदत है, ये सब इन्होंने जानबूझकर कहा। लेकिन ऐसा नहीं है अबीर, हर कोई ऐसे ही बात करता। बात जब तुम्हारे और बुराक की आई, धराम का नाम जरूर आता। कोई तुम्हारे दिल में 7 साल बच्चे की मोहब्बत को ना समझ सकता। मैं तो सिर्फ जलता हूँ, मगर सब तुम्हारे किरदार पर वार करते, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे बातें तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आजकल की दुनिया ना ऐसे ही बातें करती है। असफन इसकी हिजल गिरे आंखों में देखते बोल रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हें अबीर, तुम्हें इश्क करते देखा है, 7 महीने तुम्हें खुद के लिए तड़पते हुए देखा है। जानता था मेरी शफाक पठानी का इश्क कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। इसके आंसू थम सकते हैं, वो तड़पना बंद कर सकते हैं, मगर असफन यार खान की जगह किसी को नहीं दे सकती। मगर ये दुनिया तुम्हारे दिल में नहीं झांक सकती। औरत के किरदार पर उठता वार इसके मर्द को जिंदा जमीन में गाड़ देता है। तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारी गर्दन दबोची, इसलिए नहीं तुम पर शक किया। अगर शक होता तो तुम्हारी गर्दन पर जमा मेरा हाथ कोई नहीं हटा सकता था, चाहे कोई कितनी ताकत लगा देता। मर्द हूं, ताकत रखता हूं, तो अपना गुस्सा इश्तियाल ऐसे ही निकाल सकता हूँ, लेकिन अपनी ताकत की जोर आजमाई कभी नहीं तुम्हारे साथ की। असफर ने मुलायमत से बोलते बहुत नरमी से इसकी चादर उतारते इसके कमर पर बिखरे सुनहरी बिखरे बालों को नरमी से अब उंगलियों के सुलझा रहा था। अबीर हैरानगी से इसे देख रही थी। वो ऐसे कभी नहीं करता था, मगर आज इसके उलझे बालों को कमर से सुलझा रहा था। तुम्हारी हर चीज का लमस मुझे अपने साथ लेकर जाना है, अपने बालों को महसूस करने दो। तुम्हें कभी बताया नहीं, मगर तुम्हारे लब्बों की, तुम्हारे बालों की रंगत बहुत पसंद है मुझे। डाई तो नहीं करवाती ना? ये ना हो तुम मुझे ऐसा कुछ बताकर हार्ट अटैक कर दो। तुम्हारे बालों की रंगत बहुत पसंद है, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो इसकी बात समझने की कोशिश करते हिचकी बरते सर नफी में हिला गई थी। अपने डाई बालों वाली कोई गर्लफ्रेंड याद आ गई होगी। गर्लफ्रेंड तो होती ही आर्टिफिशियल, बीवी थोड़ी होती है। अबीर असफन यार खान की नीली आंखों में देखते भीगे लहजे में जख्मी सा हंस गई थी। आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड नहीं, फेक गर्लफ्रेंड को हो, जिसने मेरी स्पार्क प्योर पठानी को मुझसे दूर कर दिया। असफन भी जवाबन नम सा हंसा था। कौन से असफन यार खान पर यकीन करूं, इस असफन यार खान पर या फिर उस असफन यार खान पर जो 7 महीने सिर्फ दूसरी औरत की बात करता था, जो मुझे बदला कहता था। आपकी बातों ने वो इश्क खत्म कर दिया जो कभी मेरे दिल में आपके लिए था। आपकी बेरुखी की वजह के बाद मैं बुराक की तरफ बढ़ी। मेरे किरदार पर हुए चोट के भी आप जिम्मेदार हैं। निकाह करते वक्त मर्द औरत को अपनी स्पुर्दगी और तहफ्फुज में लेता है। औरत तो सिर्फ मर्द की पनाहों में आती है, अपना सब कुछ इसे सौंप देती है। आपके सफाक अमल की वजह से आज मुझे अपने किरदार की पाकीज़गी की गवाही आपको देनी पड़ रही है। अबीर इसकी गर्दन अपने नाखून से नोचते फूट फूट कर रो दी थी। मैं सिर्फ बदले की आग में पागल हो गया था, सिर्फ जरान से बदला लेना चाहता था। मेरा खुदा गवाह, मैंने इन 7 माह में एक पल के लिए चैन नहीं पाया। तुम्हें तड़पता देखकर कभी मेरे मर्दाना अना को सुकून नहीं मिला, मगर मेरे तड़पते इश्क को सुकून जरूर मिलता था। जब जब सोचता था 7 समुंदर पार मेरी स्पार्क पठानी मेरे इश्क में पागल है, तुम्हारे इश्क में मगरूर भी था। मुझे मोहब्बत इश्क में या तो मर्द मगरूर होता है या औरत। मोहब्बत इश्क में या तो मर्द मगरूर होता है या औरत। ऑब्वियसली दो चीजें हैं, दो जिनस है, तो कोई ना कोई तो होगा ना। कैसी बातें कर रहे हो यशवंत भाई? यहाँ असफन यार खान मगरूर हो चला गया था। तुम मेरे आगे पीछे फिरती थी, तुम्हें अपने आगे पीछे फिरवाना पसंद था। अमेरिका में रहकर अपना हर काम खुद करता था, पाकिस्तान आकर भी यही हाल होता था। मगर तुमसे निकाह के बाद मुझे हर चीज तुम्हारे हाथों की चाहिए होती थी। एक पानी का गिलास किसी और के हाथों का पीना पसंद नहीं था मुझे। वो कॉफी के बिना नहीं रह सकता, मगर आज कॉफी नहीं पीता क्योंकि तुम्हारे हाथों के बाद किसी के हाथों की कॉफी नहीं पसंद। और एक खास बात बताऊं, तुम कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती। कितने मजे की बिस्ती कर रहे हैं ना इसकी मीठी मीठी। मगर तुम्हारे हाथों की कॉफी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बचपन
नम आवाज में बोलते हंस पड़ा था। अबीर रोते हुए भी मध्यम सा हंसी थी। वो जानती थी वो कॉफी बहुत बुरी बनाती है। जरान शराम तो इसके सामने वो कॉफी जरा सा टेस्ट करते वेस्ट कर देते थे। असमन कैसे पी लेता था, वो हैरान होती थी। वो भी दिन में 10-10 कप। अबीर इसकी नीली भीगी आंखों में अपनी आंखें गाढ़े से देख रही थी। आज भी असफंद खान को वही अबीर खान चाहिए, जो असफंद खान के आगे पीछे फिरे, जो इसके नखरे उठाए, जो इसे देखते अपने अगले सीने के बटन चिपके से खोल दे। हाय असफन की बातों पर वो शिद्दत से रो दी थी। वो सब जानता था, वो ये सब इसके लिए करती थी। मगर जानता हूँ अब ये नामुमकिन है। तुम सफाक हो, सफाक पठानी, जो अब कभी असफंद यार खान को वो मुकाम नहीं दे सकती, क्योंकि तुम सच में हवेली की औरतों से मुख्तलिफ हो। बहुत खास, बहुत खास। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। माफ तो आम औरत करती है, तुम जैसी खास औरत नहीं। वो इसकी बातों में इसे बेगी निगाहों से देख रही थी। ये सच था, वो खुद में इसे माफ करने का जरफ नहीं पा रही थी। वो तस्वीरें वो नहीं बुला सकती थी जिसमें वो गैर औरत के साथ हर हद क्रॉस कर गया था। इसके पास अपने किरदार की सफाई में सिर्फ एक कसम थी, और कसम इसके नजदीक झूठे लोग खाते थे। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कभी ना आने के लिए। यही मेरी सजा है, यही मैं डिजर्व करता हूँ। यही सजा होनी चाहिए आपके लिए असफंदियार खान। आप यही डिजर्व करते हैं। आपने इश्क को रुस्वा किया, मेरी तजलील की, मुझे धोखा दिया। यही डिजर्व करते हैं। अबीर जख्मी लहजे में बोलते रो दी थी। तूने ऐसा दर्द दिया है मुश्किल बतलाना। अबीर ने इसे देखते हिचकी ली थी। इसका दिया हर दर्द बुरा था। तूने कैसा हाल किया, तूने भी न जाना। असफंद इसे देखकर नम निगाहों से मुस्कुरा रहा था। असफंद इसे कुछ पल देखता रहा, फिर इसकी पेशानी पर अपने दहकते लब रख गया था। अबीर आंखें मैच गई थी। असफंद लंबे लंबे ढक भरता वहां से चला गया था। अबीर गहरी सांस लेते दीवार में समाये आंखें मैच गई थी। मैं सोचा सी इड्डी लंबी ਨੂਰਬਾਜੀ ने स्टोरी चलाई है, लगदा हुन इन्हां दी सुलह हो जूगी। नहीं, बट ਨੂਰਬਾਜੀ कहंदी मैं रोले पाने, मैं रफड़ पाने, तुसी कर लो, तुसी जो पुटना पट लो, मैं नहीं किसी ਨੂੰ खुश ਵੇਖ सकनी। चल गया दूर। चलो अगे वेखदे। हैदर खान अपने बड़े से होटल की लॉबी में कब से चक्कर लगा रहा था। इस वक्त होटल में कोई नहीं था। यह होटल वो कब से फरिश्ते के नाम कर चुका था। यहाँ इसने अपनी खानम के साथ जिंदगी के बहुत खूबसूरत पल बताए थे। इसलिए इसने यह होटल अपनी जाती मलकियत में रखा था, जहाँ कोई ना था। जैसे रात रात गहरी होती रहती, जैसे रात रात गहरी हो रही थी, हैदर खान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो आंखें कैसे भूल सकता था अपनी खानम का लमस, वो ना पहचान पाई, ये कैसे मुमकिन था। वो जिस तरह डर रही थी, अपने चेहरे पर घूंघट उलट गई थी, वो इसकी खानम ही थी। वो सिगरेट के गहरे कश लेते अपने घने बालों में उंगलियां फेरते एक पल के लिए ठहरता, फिर बेताबी से लॉबी के वस्त में चक्कर लगाने लगता। अगर वो सवार थी तो इसे खबर क्यों न थी। ऐसी कौन सी जगह थी जहां इसने तलाशा ना हो। सवाद का चप्पा चप्पा वो छान चुका था। अरहाम बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसे फरिश्ते कभी नहीं मिलेगी। अगर फरिश्ते को इसने सवाद में रखा था तो वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। सवाद तो था ही हैदर हाकम खान का। सवाद में रहकर कोई कैसे हैदर खान की नजरों से ओझल रह सकता था। वो अरहाम खानजादा जैसे होशियार इंसान से ये तवक्का कर ही नहीं सकता था कि वो फरिश्ते को स्वात में रखे। हैदर खान ने लॉबी के वस्त में जलती अंगीठी की तरफ कदम बढ़ाते पंजों के बल बैठते रोज की तरह दहकता शोला अपनी मुट्ठी में दबाया था। वह हर रोज ऐसे खुद को सजा देता था। आज भी इसकी चीखें होटल के दरो दीवार में गूंज रही थी। नहीं रह सकता था वो अपनी खानम और अपने बेटों के बगैर। वो पल पल मर रहा था जैसे। हैदर खान अपने बाल दबोचते हलक के बल हजियानी चीख रहा था। इसने इसी लंबे लोबी के वस्त में पड़े शो पीस उठाकर जमीन पर पटके थे। कांच पल में कांच जैसे फर्श पर बिखर गया था। वो शीशे की टेबल अब दोनों हाथों से उठाए जमीन पर पटक चुका था। सोफों पर पड़े कुशन सब कुछ उठा उठाकर फेंक रहा था। भारी सोफे इसने दोनों हाथों से पूरी कुव्वत से पलट दिए थे। वो पल में लबी का नक्शा बिगाड़ चुका था। वो गहरे सांस लेते सब देखते चीख उठा था। आह, कहाँ हो खानम? क्यों किया ऐसा खानम? क्यों मुझे इतनी दर्दनाक सजा दी? तुम्हारा फैसला कबूल कर तो लिया था, मगर मेरे बेटों को कभी कभी ही मुझे मिलने दे देती। अपना चेहरा दूर से ही मुझे देखने दे देती। ये कैसी सजा दी जिसने मेरे वजूद से सांसें खींच ली। बिना सांसें लिए कोई कैसे जी सकता है, मगर मैं जी रहा हूँ। तुम और दराब जराब ऑक्सीजन हो मेरे लिए। कैसे बताऊं खानम, कैसे रहा था वो स्वाद माँ, कैसे रहा था मैं।
वो 7 माह जो अब तुम मुझे और दर्द दे रही हो। रिश्तों में उलझ गया था खानम। मोड़े हैं वो मेरी, डर गया था इन्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगा, कैसे बताऊं खानम। हैदर खान आज भी अपनी मोड़े के लिए डरता है, आज भी इन्हें खोने से डरता है। मैं कमजोर नहीं हूँ खानम, बस अपने रिश्ते को खोने से डरता हूँ। आज मैं सब कुछ कबूल कर चुका हूँ, अपनी मोड़े का दर्द भी कबूल कर लूंगा, मगर अपने बेटों के बगैर नहीं रह सकता। आज फिर हैदर हकम खान कमजोर पड़ गया है। कल अपनी मोड़े के लिए तुम्हें कुर्बान किया, आज तुम लोगों के लिए अपनी मोड़े को छोड़ने को तैयार हूँ। मैं बेबस हूँ खानम, मैं सच में कमजोर हूँ। मुझे मेरे रिश्ते पागल कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं। मेरी बहन मोड़े, मेरी बीवी, किसका साथ दूं आखिर। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। हैदर खान अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते हजियानी चीख रहा था। अपने मुसलसल बजते फोन का शोर सुनते हैदर खान ने अपने ट्राउजर से फोन निकालते कान से लगाया। सर, आपके कॉटेज आज से 1 माह पहले जिन्होंने 1 साल के लिए बुक करवाए थे, इनकी मुकम्मल डिटेल मैंने निकलवाई है। इसमें अरहम खानजादा के नाम से कोई बुकिंग नहीं हुई, मगर डिटेल मैंने आपको सेंड कर दिया। आपके 3 कॉटेज 1 माह पहले 3 लोगों ने रेंट पर लिए, जिसमें फराज खान, असफद मलक, रिहान खान है। इन लोगों ने आपके कॉटेज 1 साल के लिए बुक करवाए हैं, जहां ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। ठीक है, मुझे इन 3 कॉटेज की डिटेल सेंड कर दो। हैदर खान संजीदगी से कहता फोन बंद कर चुका था। समझ गया हूँ तुम्हारी गेम अरहाम खान। मेरी खानम कहाँ रह रही है? वो इनमें से किसी एक कॉटेज में रह रही है। अच्छी चाल चली तुमने। मेरा ध्यान कभी भी अपने रेंटेड कॉटेज, गेस्ट हाउस, अपने होटल्स की तरफ ना जाता। यार कितनी बड़ी गेम खेली ना उसने, इसी के होटल में उसको रख दिया ताकि उसको शक कभी जाए ही ना। मैं स्वात में मौजूद हर जगह की तलाशी ले सकता था, मगर अपने ही होटलों, अपने गेस्ट हाउस, अपने कॉटेज की तरफ मेरा ध्यान कभी ना जाता। तुमने इसे मेरी ही कॉटेज में ठहराया। वेल प्लान्ड अरहम खान। वो मेरी ही खानम थी, मैं जान चुका हूँ। अब गेम कैसे खेलती है मैं तुम्हें बताऊंगा। अपनी बहन का चेहरा देखने को तरसोगे तुम, मगर हैदर हाकम खान अब तुम्हारा अपनी खानम पर साया नहीं पड़ने देगा। हैदर खान अपना फोन अपनी पॉकेट में डाले ऊंची आवाज में गिराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसे अभी ही अपने बेटों और अपनी खानम को लेने के लिए निकलना था। शेराम ने गहरी निगाहों से बहाड़े को देखा, जो स्याह कलर की चुनटों वाली पठानी फ्रॉक में मलबूस थी, जिसके गले पर शीशों का काम हुआ था। चॉकलेटी सिल्की बाल कमर पर उलझे से बिखरे थे, स्याह शाल कंधों पर एक तरफ झूल रही थी। होंठों पर पिंक ग्लव्स लगा हुआ था, आंखों में गहरा गजल लगाया हुआ था। वो इसकी फाइल्स में देखते इसकी मेडिसिन इसके साथ पड़ी साइड टेबल पर तरतीब से रख रही थी। शेराम इसे देखते गहरा मुस्कुराया था। वो हॉस्पिटल में इतना तैयार क्यों थी और शाल सर की बजाय कंधों पर क्यों थी? इसके दिलकश कदोखाल फ्रॉक में मुतनासिब सा नीचे ढलेते हुए इतना जज़ब नजर क्यों लग रहे थे? वो इसके लिए वही बहाड़े फिर से बन चुकी थी, जिसे इसे तड़पाकर सुकून मिलता था। और वो सच में बहाड़े को देखकर तड़प रहा था। अगर बहारे को शेराम खान को तड़पाने में सुकून मिलता था, तो शेराम खान को इसके लिए तड़पने में सुकून मिलता था, क्योंकि पहाड़े खान के सुकून में इसका सुकून था। बहारे दर्द हो रहा है। शेराम ने इसके लापरवाह वजूद को देखते लब दांतों तले दबाए कहा। इसकी इससे लापरवाही ही शेराम खान से बर्दाश्त नहीं होती थी। वो तड़प रहा था, इसे भी तो तड़पाना था। कहाँ शेराम? बहारे तड़पते हुए इस पर झुकते इसकी हल्की गनी बेड पर हाथ रख गई थी। आंखें पल में भीगी थी। शेराम खान इसकी आंखों में ठहरी नमी देखते मबहम सा मुस्कुरा गया था। इसके झूठे दर्द पर तो बहारे खान की आंखों में सच्चे आंसू आन ठहरे थे। ये इश्क की कौन सी इंतहा थी जो बहारे खान को इससे था? यहाँ मेरी बहार है। शेराब ने एक हाथ से इसकी कमर पर नरमी से दबाव सिरे हाथ से इसका एक हाथ पकड़ते अपने दिल के मुकाम पर रखा। एक हाथ उसने उसकी कमर पे रखा और दूसरा हाथ उठा के अपने दिल पे रखा। ओके, मैं सिंपल से लफ्जों में बता देता हूँ, आपका भाई है ना, क्यों टेंशन लेते हो पढ़ने की? मैं हूं ना, मैं इजीली तफसीलन डीप जाके बताता हूँ आप लोगों को। अहम अहम। शेराब, यहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? बाहर ने इसकी शर्ट हल्की सी सीने से नीचे करते इसकी बैंडेज को नरमी से छुआ। मेडिसिन ले लो तुम, फिर दर्द नहीं होगा। पेन किलर इंजेक्शन तुम्हें नहीं दे सकती, और ज्यादा मूवमेंट मत करो तुम। बाहर तफ्तीश से कहते ऊपर हुई थी। शेराम का हिसार अपनी कमर पर महसूस करते हुए शेराम खान की आंखों में देख कर रह गई।
जहां बहुत से प्यासे जज्बात हिलकोड़े ले रहे थे, मतलब कि ठा ठा मार रहे थे शोर। वो जैसे समुंदर की लहरें नहीं होती आके ठा लगती हैं, वैसे वो बहुत गहरी निगाहों से इसे देख रहा था। बहारे शेराम खान की स्याह आंखों में देखते नजरें झुका गई थी। इसका नाजुक वजूद शेराम खान की गर्म बाहों के साड़ में कपकपाने लगा था। शेराम खान इसके नाजुक कपकपाते वजूद को बहुत नरमी से अपने सीने के साथ लगा गया था। वो जिस सिचुएशन से गुजरी थी वो जानता था इसे इसकी मजबूत बाहों की जरूरत है। ये इसके कपकपाते वजूद से बखूबी आया था। इसके सीने की कितनी जरूरत है इसे। बाहर इसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई थी। गर्म से आंखों से बहते शेराम खान की शर्ट को भिगोते जा रहे थे, जिसे महसूस करते वो तड़प रहा था। वो इन बीते दर्दनाक पलों के बारे में बात नहीं कर सकता था। वो इसे अपनी बाहों में ले सकता था, मगर इस तूफानी रात का दर्द नहीं बांट सकता था। तुम भूल जाओ शेराम खान, मैं तुम्हें माफ करूंगी। सब लोग इसे तुम्हारी बहादुरी कह सकते हैं। किसी गैर औरत से की हुई तुम्हारी हमदर्दी मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं सिर्फ एक बीवी और माँ हूँ। तुम मुझे खुद गर्ज कह सकते हो, मगर जहाँ बात बेराम और शेराम खान की आ जाए, बहारे खान से खुद गर्ज किसी को नहीं पाओगे। वो इसकी स्याह आंखों में आंखें गाड़े सर्दोस्पार लहजे में बोलते इसकी घनी मूछों पर अपनी उंगलियां रख गई थी। शेराम खान की घनी मूछों में इसकी जान बसती थी। कभी शेराम खान की जिस चीज से नफरत थी, आज शिद्दत से इश्क था। आज इस अनपढ़ शेराम खान से इश्क था, जो सिर्फ इसका था। इसके बदल से उड़ती मर्दाना खुशबू से इसे इश्क था, जिसे वो अभी भी महसूस कर रही थी। सजा दोगी, मुझे छोड़कर चली जाओगी। शेराम इसके बालों को गद्दी से जकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया था। इसकी माफ न करने वाली बात चुभी थी। वो इसे खुद से दूर नहीं देख सकता था। कहीं नहीं जाऊंगी, ना जा सकती हूँ, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। चाहूंगी तुम मुझे घसीटते हुए वापस अपने पनाहों में लाते बहुत बुरी सजा दोगे। हर बार तुम्हारी सजा ना बहारे बर्दाश्त कर पाएगी, ना तुम्हारी बहारे अब तुमसे दूर रह पाएगी। बहारे शेराम खान की आंखों में देखती हिचकियों से बोली कि बहारे अब तुमसे कभी दूर नहीं रह सकेगी। जब मुझसे दूरी तुम्हें भी बहुत चुभती है, तो फिर इतना कठोर क्यों बन रही हो? तुम इतना जालिम मत बनो बहारे। पास रहकर सजा दोगी तो मर जाऊंगा मैं। शेराम खान इसकी आंखों में देखते तड़पते हुए बोला। बहारे इसके लबों पर जल्दी से अपना हाथ जमा गई थी। वादा करो शेराम खान, तुम भी अपने मुंह से ये लफ्ज नहीं निकालोगे। कभी नहीं शेराम खान, अगर कभी तुम्हारी सांसें एक लम्हे के लिए भी रुके तो मैं इसी लम्हे मर जाऊंगी। तुम नहीं जानते मैं इन चंद घंटों में क्या महसूस किया था। सर पर ना आसमान रहा था, न कदमों तले जमीन। शेराम खान के बगैर बहारे खान का वजूद हवा में मुअल्लक रह गया था। बहारे इसके सीने पर सर रखे शिद्दत से रो दी थी। शेराम गहरा सांस भरते से बहुत नरमी से खुद में भेज गया था। वो एक बार फिर से इसके जख्मी सीने पर सर रख गई थी। शेराम खान मुस्कुरा गया था। सच में बहारे खान इसके लिए बेरहम थी, मगर इस दर्द के साथ भी इसके सीने में सुकून उतर रहा था। इसकी धड़कती धड़कनें शेराम खान की धड़कनों में धड़क रही थी। वो सुकून से आंखें मूंद गया था। तुम्हारी कपड़े चेंज करवा दूं? बहारे ने इसके सीने से सर उठाते पूछा। रहने दो बहारे, इतनी खूबसूरत लग रही हो। ये ना हो हॉस्पिटल में ही तुमसे हक ले लो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਗਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਲੱਭੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। शेराम खान ने इसे आंख मारी थी। हिल सकते नहीं हो, हक लोगे तुम, और तुम्हें कब माफी कभी नहीं मिलेगी, याद रखना तुम। बहार शेराम की आंखों में देखते बोली। तुम्हारे गुस्से से डर लगता है मुझे। तुम मुझे हिलने नहीं देती, वरना तुम्हें बताता मैं तुम्हारे साथ इस कमरे की दरो दीवार को अपनी शिद्दत से लड़जा सकता हूँ। शेराम ने बेबाकी से कहते से आंख मारी। अच्छा बहाना है ये अपनी कमजोरी छुपाने का, पर मेरे गुस्से से डर पे किसी औरत से हमदर्दी ना करते। अगर मेरे गुस्से से डरते होते तो। बहार तंजिया कहते बेड से उतरी थी। वो इसे कलाई से जगड़ते अपनी तरफ खींच चुका था। बहार ने बहुत मुश्किल खुद को इसके ऊपर गिरने से बचाया था। क्या कर रहे हो शेराम, तुम्हें स्टिचेस लगे हैं? बहार इसे डपटे हुए खूबसूरत निगाहों से बोली। वो इसके सीने से बहुत बुरी तरह टकराने वाली थी। सारी उम्र ताने मारोगी क्या बहारे? तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी थी, सच कह रहा हूँ। शराब ने इसकी आंखों में देखते यकीन दिलाया। मेरी जगह देने का आखिर क्यों सोचा? बहारे ने भीगे शिकवा के ना लहजे में पूछा। गलती हो गई थी शराब, गहरा सांस भर गया था। अब भुगतो तो ये गलती, और तुम्हारी सजा ये है, तुम कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखोगे। दुनिया की हर औरत को देखकर नजरें झुकाओगे।
बहाड़े की बात पर शराम का बुर्जस्ता कैकवा गूंजा था। आह! वो कराकर दिल पर हाथ रख गया था। शराम बहाड़े इसके तरफने पर इस पर झुकी थी। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल, नहीं ब्यूटीफुल सी थोड़ी सी और है। ओके ओके। शेराम बहुत नरमी से इसके लब्बों को जगड़ते इसे अपने करीब कर गया था। बहारे इस पर वजन डाले बगैर इसका नरम लमस बर्दाश्त कर रही थी। अगर वो इससे दूर झटकती इसकी टांगों में खचाव पड़ता। वो बहुत नाजुक हालत में था। शेराब ने गहरी सांस लेते इसके लब्बों को आजाद किया। बहारे इसे सर्द नजरों से घूरते इससे दूर हुई थी। शेराब मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गया था। वो थोड़ा सा अहम अहम रह गया था, तो वो अब कंप्लीट हो गए हैं। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। जो जो मेरी न्यू आइडियाज है, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, अपने घर वालों को, अपने अजीजदारों को, अपने रिश्तेदारों का। अल्लाह हाफिज।